ओके, नमस्कार सभी को। वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। और इंडिया के जिस कोने से भी आप सभी मुझे सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, आज आज का जो टॉपिक है ये बड़ा एसेंशियल टॉपिक है, बड़ा ही क्रूशियल टॉपिक है और आज हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। ओके ओके। तो आज जो जिस टॉपिक पे आज हम लोग ये वेबिनार कर रहे हैं, आज जिस टॉपिक पे नेशनल वेबिनार हो रहा है, ये लाइव वेबिनार हो रहा है और ये बड़ा ही क्रूशियल है क्योंकि यूजुअली हम 15 से 20 लाख रुपए खर्च करता है एक सामान्य बच्चा अपने एजुकेशन में। स्कूल से लेके जो भी तैयारियां उसकी होती है, स्कूल की किताबें से लेके स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस और सारा प्रिपरेशन हम करते हैं कि हम एक अच्छे से अच्छा करियर हम स्टार्ट कर पाए, अच्छे से अच्छा हम करियर स्टैब्लिश कर पाए। मगर होता यह है कि जब भी हम करियर स्टार्ट करने की बात करते हैं और जब भी हम कॉलेज सिलेक्शन की बात करते हैं, तब हमें सिर्फ एक ही चीज बताई जाती है कि आपको किसी न किसी एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है और इस जॉब के थ्रू आप अपना करियर स्टार्ट करेंगे और इसी प्रकार से ब्रांडिंग मार्केटिंग की जाती है कॉलेजेस के द्वारा, यूनिवर्सिटीज के द्वारा। मगर जब बच्चा पढ़ के निकलता है तो उसकी वास्तविकता कुछ और ही होती है। शायद 5% बच्चों को ही अच्छी जॉब मिल पाती है, मगर वो 95% बच्चे जिनको जॉब नहीं मिल पाती, आखिर क्यों नहीं मिल पाती है? कहीं ना कहीं इसमें कोई स्किल्स है, जो पर्टिकुलर स्किल्स है जिस पर बच्चे काम नहीं कर पाते हैं, जिसको वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसी बात पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्याम के मिश्रा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। श्याम सर के बारे में मैं ओके, थैंक यू सो मच सर। श्याम सर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, श्याम सर अपने आप में किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। श्याम सर कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और 300 से ज्यादा एमएनसी के साथ टाइप करके जो और 10,000 से ज्यादा बच्चों को आपने प्लेसमेंट दिलवाया है, 300 से ज्यादा एमएनसी में आपने प्लेसमेंट करवाया है और उसके अलावा आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। तो सर, आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर वो कौन से रीजंस हैं कि बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता? जब भी हम सोचते हैं कि हमको किसी ना किसी एमएनसी में जाके हमको जॉब लेना है तो हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, ये जो सवाल है ना, ये काफी बड़ा सवाल है और इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी बारीकियां देखनी पड़ेंगी। देखो, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो सिलेक्शन है ये है क्या आखिर। ये क्योंकि कहीं से एकदम प्रकट हुई चीज नहीं है। इसके लिए कॉर्पोरेट में एक पूरा प्रोसेस होता है। कहीं कोई नया प्रोजेक्ट आया, पुराने प्रोजेक्ट में किसी बंदे ने जॉब छोड़ी, वहां पे वैकेंसी डेवलप हुई, एचआर ने वो वैकेंसी फाइंड आउट करी, उसका एड निकाला या फिर कॉलेज के लोगों ने उनको कांटेक्ट किया और फिर वहां से उन्होंने रिक्रूटमेंट चालू किया कि कहाँ बच्चा है वो एक्चुअल में जो बच्चा उनको चाहिए, जो स्किल सेट उनको चाहिए। और फिर जब उन्होंने वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म किया, तब फिर बच्चे का सिलेक्शन प्रोसेस चालू हुआ। फिर उन्होंने एचआर लोगों ने फाइंड आउट किया कि जो स्किल्स उनको चाहिए वो बच्चे में है कि नहीं है। और जब वहां पे जब वो स्किल मैच कर गई बच्चे की, तो उसको रख लिया। अब जो आपका क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि स्किल मैच नहीं कर पा रही है, इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। एकदम सीधा दोषारोपण हम किसी पे नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, हमारा जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस हैं, इनमें जो सिलेबस है ये कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट से आज की डेट में लिंक्ड नहीं हो पा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड बहुत आगे निकल गया है, टेक्नोलॉजिकली काफी साउंड हो गया है, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, लेकिन हमारा एजुकेशन जो ग्रुप है वो अभी उतना डेवलप नहीं हो पाया है। और इसी यही कारण है कि जो रिक्वायर्ड स्किल सेट जो बच्चे की कॉर्पोरेट देखता है, कंपनीज देखती है कि मुझे ये स्किल सेट चाहिए, वो स्किल सेट नहीं मिल पाती बच्चे में। और यही कारण है कि आज की डेट में जहां पे हमारे देश में ओपनिंग्स भी बहुत है, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है और बेरोजगारी भी बहुत है। वो बेरोजगारी इसीलिए है, बच्चा इसीलिए अनप्लेस्ड है क्योंकि वो रिक्वायर्ड स्किल सेट उसने डेवलप नहीं करी है। तो इसके लिए बच्चे को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और इंस्टीट्यूशंस को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। वो स्किल्स, वो टेक्नोलॉजीज जो कि कॉर्पोरेट को चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को, बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज को डेवलप करें अपने अंदर, ताकि
उनको रिक्वायर्ड जॉब मिल सके। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चों को जो स्किल से जॉब मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं बच्चों को उनकी जानकारी ही नहीं मिल पा रही है। जैसा कि आपने बताया कि कॉर्पोरेट कल्चर के लिए हमें वो स्किल्स होना जरूरी है। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट एक नाम आता है एमएनसी। तो एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। ये एमएनसी एक्चुअली होती क्या है, ये किस टाइप की कंपनीज होती है? क्या ये हर जगह होती है, हर राज्य में होती है, हर जिले में होती है? और अगर नहीं भी होती है तो हम कैसे इनको अप्रोच किया करें? और एमएनसी के लिए ही प्रिपरेशन करना क्या बच्चों के लिए जरूरी है या नहीं? देखिए एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब वो कंपनी जो अपने ओरिजिन कंट्री के अलावा किसी एक और कंट्री में ऑपरेट कर रही है, ऐसी कंपनीज को हम एमएनसी कह देते हैं। हमारे देश में जो भी कंपनीज ऑपरेट करती हैं वो सारी कंपनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड रहती हैं। ये है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जितने स्टूडेंट, जितने कैंडिडेट्स मुझे सुन रहे हैं, वो गूगल में एक बार सर्च करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वहां पे आपको इंडिया में जितनी कंपनीज ऑपरेट हो रही हैं वो सारी उसमें रजिस्टर्ड है। बेसिकली जो कंपनी टाइप्स हैं वो होते हैं आपके सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कंपनी चलती है, प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, पब्लिक लिमिटेड होती हैं। इसके साथ साथ पार्टनरशिप फर्म्स हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज हैं, सोसाइटीज हैं, एनजीओज हैं, ट्रस्ट हैं, और भी कुछ फॉर्मेट्स हैं। ये सारे फॉर्मेट की कंपनीज एमसीए में रजिस्टर्ड हैं और टोटल अगर मैं डेटा बोलूं तो लगभग 21 लाख कंपनीज एमसीए में रजिस्टर्ड है। आउट ऑफ 21 लाख 13.44 लाख एक्टिव कंपनीज हैं। मतलब लगभग 13.5 लाख कंपनीज हमारे देश में एक्टिव हैं जो काम कर रही हैं। और ये 13.5 लाख में लगभग 2144 गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी, मतलब पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। और इन सब में जो एमएनसी का डेटा 2015 में जो पब्लिश हुआ था उसके हिसाब से लगभग 4,500 कंपनीज थी देश में जो मल्टीनेशनल थी, हमारे देश की कंपनी। और अब ये मेरे ख्याल से बढ़कर कुछ 7,000 के आसपास चला गया होगा। ये आंकड़ा एग्जैक्ट फिगर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन इतनी कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल हैं आज के देश में। अब अच्छी बात यह है मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करने में कि जो कंपनी एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, वो कम से कम उस कंपनी के पास इतना पैसा, भरपूर पैसा है कि वो अपने एम्प्लॉयज का अच्छे से ध्यान रख सकती है और नई टेक्नोलॉजीज पे, नए प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर सकती है। इसीलिए एमएनसी के साथ करियर शुरू करना हमेशा सेफ होता है और वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दूसरी कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा होती हैं। तो ठीक है, अगर कोई एमएनसी के लिए अगर देख रहा है तो बिल्कुल उसको उसके लिए जाना चाहिए और उस पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने इस बात पे क्लैरिटी दी। और जितने भी स्टूडेंट्स हमें इंडिया भर से सुन रहे हैं, और इस ये वीडियो जब रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, तब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमको इंडिया भर से सुनेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो उनको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि एमएनसीज क्या होती हैं और उसमें क्यों हमको स्टार्ट करना चाहिए। यूजुअली लोगों को ये क्लियर ही नहीं होता है कि एमएनसीज किसको हम बोलते हैं और हमें क्यों एमएनसी से अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए। बहरहाल सर, अभी जो करंट जो सिनेरियो है, जैसे कि हमको पता है कि ऑलरेडी बेरोजगारी पहले से काफी ज्यादा थी, मगर अभी जॉब में अगर जॉब की बात किया जाए तो लगभग 15 करोड़ से ज्यादा लोगों की जॉब जा चुकी है। एक्सपीरियंस जो थे ऑलरेडी, जो मार्केट में एक्सपीरियंस लोग थे, उनकी जॉब गई है। तो क्या ये जितने भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ चुका है, उनके लिए अच्छी जॉब मिलना एक कठिन हो चुका है, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना कठिन हो चुका है, उनका उनका स्ट्रगल बढ़ चुका है, या फिर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए अभी भी आफ्टर कोविड स्कोप है सर? देखिए ये एकदम सही है कि कोविड के बाद जॉब मार्केट जो है वो काफी सफर किया है, पर ऐसा नहीं है कि पूरे सेक्टर डूब गए हमारे। बहुत सारे सेक्टर ने अच्छा भी किया है। मैं अगर थोड़ा बोलूं कि कोविड के कारण सबसे ज्यादा जो सेक्टर अफेक्ट हुआ वो था आपका एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट और होटल इंडस्ट्रीज। इन पे सबसे ज्यादा असर आया, लगभग 75% का डाउनफॉल आया इन सेक्टर्स में। और सबसे ज्यादा जॉब जो गई है लोगों की वो भी इन्हीं सेक्टर्स में गई है। इसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी डाउनफॉल रहा, लगभग 50% का डाउनफॉल रिपोर्ट हुआ कोविड ड्यूरेशन में। फिर कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में डाउनफॉल रहा, टेक्सटाइल में, ऑयल एंड गैस में, कंज्यूमर ड्यूरेबल में, मेटल एंड माइनिंग्स में डाउनफॉल देखने को मिला कोविड टाइम में।
लेकिन इसी के साथ साथ एक सेक्टर ऐसा भी था जिसके साथ इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा, बल्कि कुछ सेक्टर तो ग्रोथ में गए। जैसे टेलीकॉम पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं आया, और टेलीकॉम के साथ साथ जो फार्मास्यूटिकल मार्केट था उस पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं आया, वो ठीक ठाक किया उसने। आईटी और आईटीईएस सेक्टर जो है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सर्विसेज के जो सेक्टर्स हैं, इन पे बहुत ज्यादा असर नहीं आया। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर ने भी ठीक ठाक काम किया कोविड ड्यूरेशन में। तो ये ऐसे सेक्टर थे जिन पे बहुत ज्यादा काम नहीं आया, असर नहीं आया। इसके साथ साथ एक वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर चालू हुआ, ये एक नया कल्चर चालू हो गया हमारे पूरे देश में, सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। और इसको सबसे पहले जो अडॉप्ट किया वो आईटी और आईटीईएस सेक्टर ने अडॉप्ट किया। और ये एक नया कल्चर है, मेरे ख्याल से तो ये काफी लंबे समय तक चलेगा, वर्क फ्रॉम होम कल्चर। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज कुछ सेक्टर में बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई, लेकिन कुछ सेक्टर में आज भी अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी भी ओपनिंग्स हैं, हायरिंग है, फ्रेशर्स की ज्यादा डिमांड है। अगर आप आईटी आईटीएस देखेंगे, वहां पे लगातार फ्रेशर्स कैंडिडेट्स का डिमांड अभी भी है। और इसके साथ साथ आपका टेलीकॉम और फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी अच्छा कर रहा है, वहां भी डिमांड है। तो बच्चों को, स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही कहूंगा, थोड़ा सा आप एनालाइज करिए कौन से मार्केट में, कौन से सेक्टर में अभी ओपनिंग्स हैं और हायरिंग चल रही है, उसके लिए प्रिपेयर करिए और उसमें घुसिए। क्योंकि थोड़ा टफ टाइम जरूर है, लेकिन हाँ, इसके बाद बहुत अच्छा टाइम आएगा, इसके लिए भी तैयार रहिए। ये लर्निंग टाइम है, जितना सीख सकते हैं सीख लीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत अच्छा आएगा। हाँ। तो भाई अपना टाइम आएगा, ये स्लोगन मुझे लगता है कि जरूर हम सभी के लिए अच्छा प्रूफ होने वाला है। फिलहाल सर, मगर देख, बहुत सारी कंपनीज को लेके बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, लाखों बच्चे निकल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी भी बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, अल्टीमेटली स्कैम चल रहे हैं जॉब के नाम पे। लोग पैसे ले लेते हैं, आप बोलते हैं कि आपको इंटरव्यू शेड्यूल करवाया जाएगा और बाकी चीजें हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि इंटरव्यू प्रिपरेशन और इंटरव्यू के ट्रैक में लोग क्यों पड़ जाते हैं, नंबर वन। और क्या ये इंटरव्यू सच में जरूरी है किसी कंपनी के लिए, और अभी स्टूडेंट्स इन कौन सी चीजों में लैकिंग कर रहे हैं कि वो इंटरव्यू के लिए जब वो प्रिपेयर करते हैं तो 95% से ज्यादा स्टूडेंट्स को एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। या फिर जितना उनका क्वालिफिकेशन है, अगर उन्होंने इंजीनियरिंग किया है, एमटेक किया है या टेक्निकल डिग्री वो रख रहे हैं, चाहे मेडिकल के हों चाहे फिर वो मैथ्स के बैकग्राउंड के हों, तो स्टिल उन लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आते हुए भी वो लोग उसको इनकैश नहीं कर पा रहे हैं। तो इंटरव्यू प्रोसेस का क्या महत्व है किसी जॉब करियर में, और हमको कंपनीज स्टूडेंट को हायर क्यों नहीं कर रही है, या फिर हम वो स्टूडेंट उस इंटरव्यू में कहाँ पे लैग कर जाते हैं, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखिए, आपने जो ये अभी बोला कि जॉब में बहुत स्कैम चल रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आ जाती है, और बहुत सारे लोग गलत तरीका यूज कर लेते हैं उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने का। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा इससे बचना चाहिए। अगर कोई भी फोन कॉल आपको आ रहा है और वो पैसे का डिमांड कर रहे हैं, देखिए ये ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी कैंडिडेट से पैसा नहीं चार्ज नहीं करती। उनको तो स्किल्ड मैन पावर चाहिए, और मैन पावर उनका एसेट है। मतलब जो मैन पावर उनको ज्वाइन कर रहा है वो उनकी कंपनी का हिस्सा बन रहा है, और कंपनी हमेशा अपने एम्प्लॉयज में अपना फ्यूचर देखती है और चाहती है कि कोई भी उनके साथ जुड़े तो लंबे समय के लिए जुड़े। तो मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी उसमें बच्चों से पैसा हायर कर चार्ज करेगी। कुछ कंसल्टेंसी फर्म इसके बीच में कुछ कुछ गेम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो जेन्युइन कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत कंसल्टेंसी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कंसल्टेंसी फर्म्स भी। तो जो जेन्युइन कंसल्टेंसी फर्म्स हैं वो कभी भी किसी भी कैंडिडेट से पैसा चार्ज नहीं करते। लेकिन अगर आपको कोई कॉल आ रहा है जिसमें वो पैसा डिमांड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स उस कॉल को आप मेरे ख्याल से तो डबल ट्रिपल चेक करिए। और मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसी इतनी कोई आपदा भी नहीं है कि एकदम जॉब मार्केट पूरा कोलैप्स हो गया है और जॉब ही नहीं है और आपको पैसा पे करना पड़े। ऐसा नहीं है, जॉब्स बहुत है मार्केट में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पैसा पे करना चाहिए किसी को। अगर और इसमें इस ट्रैप में मत फंसे। और कई बार तो मुझे देख के दुख होता है कि बहुत बड़ी कंपनीज, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, जॉब पोर्टल की कुछ बड़ी कंपनी भी आजकल कुछ नए फ्रेशर्स के साथ कुछ इसी तरीके का कर रहे हैं। और जिसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी मुझे बोला कि अरे मैंने इतना रुपए उधर दे दिया और डूब गया मेरा पैसा। तो थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा ध्यान रखें और ऐसे ट्रैप में ना फंसे। कहीं पे भी पैसा डिमांड होता है जॉब दिलाने के नाम पे, तो आप उस ट्रैप में ना फंसे। और
आप आजकल तो ऑनलाइन मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप ऑनलाइन अपने लिए जॉब आसानी से सर्च कर सकते हैं। बस आपको अपनी डिजिटल प्रोफाइल जो है उसको थोड़ा स्ट्रांग बनाना है। आपकी एक बार डिजिटल प्रेजेंस मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रांग हो गया तो खुद कंपनीज आपको सर्च करेंगी, खुद आपको कॉल आएंगे। तो अपना डिजिटल प्रोफाइल स्ट्रांग करिए और ट्रैप में कोशिश करें कि ना फंसे। और दूसरा जो सवाल था आपका कि बच्चों का क्या स्किल गैप रह जाता है, तो वो उसका जवाब मैंने इसके पहले भी थोड़ा सा दिया उसमें कि बच्चे पहले एनालाइज कर लें कि कौन से मार्केट में जॉब है और उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करें। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, फ्रेश कैंडिडेट जो फ्रेशर है, तो कंपनीज को पता है कि जो फ्रेशर जो कॉलेजेस से निकल के आ रहा है उसको तो उनको खुद ही डेवलप करना है, ट्रेन करना है। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूं कि वो कंपनी एक्चुअल में उस बच्चे पे देख क्या रही है कि इस बच्चे के पास क्या होना चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए। अगर इतना स्किल मेरे को मिल गया तो मैं इस बच्चे को डेवलप कर लूंगा। तो वो जो स्किल्स है उसमें पहला तो बच्चे का जो है ना वो थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, लाइफ के लिए पॉजिटिव रवैया होना चाहिए। मतलब बच्चा कंप्लेनिंग नहीं होना चाहिए हर चीज पे कि मेरे साथ कॉलेज ने गलत किया, मेरे साथ इसने गलत किया। ये नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड बच्चे का होना चाहिए। क्योंकि जो पॉजिटिव और लर्निंग एटीट्यूड के बच्चे होते हैं ये ट्रेनेबल होते हैं, इनको आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है उसको ट्रेन करना इतना आसान नहीं है और कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी ऐसे बच्चे पे इन्वेस्ट करे जिसको ट्रेन नहीं कर सकते। दूसरा, वो बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं 100% बात कर रहा हूँ इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ साथ उसका इंटरपर्सनल स्किल और उसकी पब्लिक स्पीकिंग, जैसा आप सिखाते हो बच्चों को, वो पब्लिक स्पीकिंग भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ बच्चे का टीम स्किल अच्छा होना चाहिए। टीम स्किल का मतलब होता है कि बच्चा जब कहीं पे भी किसी भी कंपनी में काम कर रहा है वहां वो कभी भी अकेला काम नहीं कर रहा है, उसके साथ पूरी टीम काम कर रही है। तो अगर वो टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना नहीं जानता तो वो काम नहीं कर पाएगा टीम में। तो इसीलिए वो टीम स्किल आनी बहुत जरूरी है। टीम स्किल का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे के साथ काम करना है, किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है, एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे को सिखाना है और साथ में आगे बढ़ना है। तो ये टीम स्किल भी उसके अंदर जरूरी है। इसके साथ साथ बच्चा थोड़ा क्रिएटिव और इनोवेटिव होना चाहिए क्योंकि आज का मार्केट बहुत ज्यादा डायनेमिक है। जो बच्चे क्रिएटिव इनोवेटिव हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, नई चीजें जल्दी सीखते हैं, वो ज्यादा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। इसके साथ साथ बच्चे का एनालिटिकल स्किल भी अच्छा होना चाहिए। एनालिटिकल स्किल की जब मैं बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल की। डिसीजन मेकिंग स्किल का मतलब हुआ कि बच्चा सिचुएशन प्रॉपर्ली एनालाइज कर रहा है और एनालाइज करके फिर वो उस पर फाइनल डिसीजन पे बहुत जल्दी आ रहा है। तो ये एनालिटिकल स्किल भी बच्चे का अच्छा होना चाहिए। जनरली कंपनी एप्टीट्यूड से एनालिटिकल स्किल का जज करती है। तो एप्टीट्यूड मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, ये जो जनरली जो ग्रेजुएशन के बाद कई बार गवर्नमेंट जॉब में भी बच्चे इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, प्राइवेट आईटी सेक्टर की जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं। तो ये एप्टीट्यूड एक्चुअल में उनका एनालिटिकल स्किल को रिफ्लेक्ट करता है। इसके साथ साथ बच्चा हार्ड वर्किंग होना चाहिए क्योंकि अपने करियर के शुरुआती दौर में अगर बच्चा हार्ड वर्कर नहीं है तो वो एक्सेल नहीं कर पाएगा लाइफ में। देखिए, स्मार्ट वर्कर तो बच्चा बाद में बनेगा अपने करियर में, जब वो हार्ड वर्किंग कर लेगा 5-6 साल तब वो स्मार्ट वर्कर बनेगा। तो शुरुआती दौर में बच्चे का हार्ड वर्किंग होना बहुत जरूरी है। तो ये मैंने कुछ बेसिक स्किल्स बताई, ये बेसिक स्किल्स बच्चे के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर ये स्किल है बच्चे के अंदर तो ये हर कंपनी को ऐसा बच्चा पसंद आता है, ये बच्चा उनको चाहिए। सर, आपने डिजिटल प्रेजेंस की बात की और डिजिटल वर्ड मुझे लगता है कि पिछले 1.5 सालों में कुछ ज्यादा ही यूज हुआ है हम सभी के लिए। हम सभी के लाइफ में डिजिटल 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 मार्केटिंग, डिजिटल प्रेजेंस की बात हुई है। तो ये जॉब प्रोफाइल में डिजिटल प्रेजेंस क्या है, इसका क्या मायने हैं और हमें इस डिजिटल प्रेजेंस को कैसे बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए सर? देखिए, अब जो पूरा देश जो ये आकार ले रहा है, ये पूरा डिजिटली आकार ले रहा है और इसमें हर स्टूडेंट का डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल वर्ल्ड की सबसे अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटली है लिंक्डइन। तो जितने स्टूडेंट्स हैं सब लोग लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल जरूर बनाएं। लिंक्डइन का प्रोफाइल बहुत पावरफुल होना चाहिए। लिंक्डइन का प्रोफाइल ऐसा बेकार सा यानी अपना नॉर्मल सा प्रोफाइल नहीं होना चाहिए। लिंक्डइन के बहुत सारे टूल्स हैं, वो सारे टूल्स कैसे यूज करना है, कैसे लिंक्डइन का प्रोफाइल हम पावरफुल बना सकते हैं,
लिंक्डइन में आपका वीडियो प्रोफाइल भी बनता है। वीडियो प्रोफाइल कैसे लिंक्डइन में बनाना है ये सब मेरे सेशन में मैं बताता हूँ। और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा जॉब साइट है नौकरी। नौकरी का भी प्रोफाइल आप स्ट्रांग बनाइए, उसमें भी वीडियो रिज्यूम का फॉर्मेट है, उसको भी करिए। देखिए आजकल सब कुछ जो है वो कीवर्ड्स का गेम हो गया है। मतलब आप अपने प्रोफाइल में ऐसे कीवर्ड्स अगर आप डाल रहे हैं जो एचआर सर्च करते हैं वो कीवर्ड्स, और ज्यादातर वो स्किल से रिलेटेड होते हैं, तो आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली ऊपर आता है और आपके रिक्रूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होता है आपका डिजिटल प्रेजेंस। तो लिंक्डइन और नौकरी मैं दो सजेस्ट करूंगा। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे साइट्स हैं, ऑनलाइन साइट्स, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अपना रिज्यूम बहुत अच्छा बनाइए। देखिए अभी भी वो ओल्ड बाबा आदम के जमाने का रिज्यूम बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं। बहुत सारे का मतलब मैं बोलूंगा 90 to 95% बच्चे वो पुराने जमाने का रिज्यूम बना रहे हैं। उसको थोड़ा अपडेट करिए। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतने अच्छे क्रिएटिव रिज्यूम्स आ गए हैं जो कि बहुत ही कम शब्दों में सब कुछ बता देते हैं, ग्राफिकली आपके पूरी पर्सनालिटी को प्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे रिज्यूम्स पे फोकस करिए और ऐसा रिज्यूम अपना क्रिएटिव रिज्यूम बनाइए जो कि आपको शॉर्टलिस्ट होने में मदद करे और डिजिटली आपकी प्रेजेंस को बूस्ट करे। तो ये दो पे आप थोड़ा और मेहनत करिए। ज्यादातर बच्चे बहुत कम मेहनत करते हैं इन चीजों पे, पर इन पे आपकी बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। सर, एक बहुत बड़ी दिक्कत आने लगी है कि आज वॉकिंग बहुत कम हो गए हैं, ओपन कैंपस बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, कॉलेज में अभी कैंपस शेड्यूल नहीं हो रहा है। तो अगर मान के चलो कोई फ्रेश ग्रेजुएट है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में फ्रेशर बोलते हैं, उसके पास नई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अगर 2-3 साल कोई मार्केट में एक्सपीरियंस है तो वो बिल्कुल मार्केट में खेल चुका है, तो उसको पता होता है कि नई जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कैसे अप्रोच करना है, क्या प्रेफरेंस देना है। मगर फ्रेश ग्रेजुएट को ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कैसे अपने आप को किसी कंपनी में अप्रोच करना है और सही वैलिड प्रोफाइल को कैसे फाइंड आउट करना है, और मैं उस प्रोफाइल के लायक हूँ भी या नहीं हूँ। अगर नहीं हूँ तो मैं अपने आप को उस लायक कैसे बनाऊं। ये फ्रेश ग्रेजुएट कैसे अपने आप को इवेलुएट कर सकता है, कैसे इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है? देखिए इसमें पहला सबसे बड़ा रोल तो आपका डिजिटल प्रोफाइल का ही है। अगर आपको जॉब सर्च करना है मार्केट में तो पहला आपका डिजिटल प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, और फिर आप सर्च करिए। जो जॉब सर्च इंजन्स हैं हमारे ऑनलाइन, उनको यूज करिए। उसमें इंडीड आता है, नौकरी आता है, मॉन्स्टर आता है, शाइन आता है, इन सब, और लिंक्डइन आता है। इन सबको आप यूज कर सकते हैं। हाँ, इनमें कुछ साइट्स में कुछ प्रॉब्लमेटिक कंसल्टेंट मिलेंगे तो आप उनको अवॉइड करिए। क्या होता है, जो बच्चों का प्रोफेशनल आपका डिजिटल प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो बच्चे जब इधर पे ऑनलाइन में सर्च मारते हैं और एक दो प्रैंक कॉल आ जाता है, गड़बड़ कॉल आ जाता है, उसके बाद वो बंद कर देते हैं सर्च करना। तो ये कॉल्स को अवॉइड करिए। और जब आपका डिजिटल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग होगा तो आपको मेरे हिसाब से तो फिर उल्टे सीधे कॉल नहीं आएंगे कंसल्टेंट के, आपको जेन्युइन कॉल्स ही आएंगे, क्योंकि आपका प्रोफाइल उस टाइम शॉर्टलिस्ट हो रहा होगा। तो अपने को जो पहला जो फोकस है अपना, वो अपना ये है कि अपना जो ऑनलाइन जो अपना रिज्यूम और जो डिजिटल प्रोफाइल है, इसको अपने को स्ट्रांग करना है। उसके बाद आप जॉब सर्च इंजन का यूज करिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो आईटी सेक्टर की इतनी जॉब्स आज की डेट में फ्रेशर्स के लिए अवेलेबल हैं। लगभग सारी बड़ी कंपनीज जो हमारे कंट्री में आईटी सेक्टर की ऑपरेट कर रही हैं, आईबीएम, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एचसीएल, विप्रो, ये लगभग सारी ही हायरिंग मोड पे हैं। सबको कैंडिडेट्स चाहिए, अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए। ये सब लोग ऑनलाइन कंपटीशन कराते हैं नेशनल लेवल पे, ताकि अच्छा ब्रेन इनको मिल सके। इसके अलावा जो अदर सेक्टर की कंपनीज हैं, वो भी उसमें भी आज की डेट में हायरिंग चल रही है और वो भी हायरिंग मोड पे है। तो आप थोड़ा डिजिटली स्ट्रांग हो जाएं और अप्लाई करना शुरू करें। और जैसे जैसे आपको आ रहे हैं इंटरव्यू कॉल्स, तब आपको सेकंड फेज पे आना पड़ेगा। फर्स्ट फेज तो आपका जॉब हंटिंग ही हो गया, और एक बार जब आपको कॉल आ गया तब आपको कैसे बात करनी है एचआर से, कैसे उसको इम्प्रेस करना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन को अपने को कैसे इतना स्ट्रांग करना है कि एचआर उसी टाइम कह दे कि हाँ यही बंदा है जो मुझे चाहिए मेरी कंपनी में। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो प्रिपरेशन रखिए, अपनी पूरी स्क्रिप्ट बना के रखिए कि जब मुझे एचआर का कॉल आएगा तो मैं क्या उसको बोलूंगा और क्या क्या मेरा सीक्वेंस होगा, किस तरीके से बोलूंगा, क्या क्या क्वेश्चन वो पूछेगा, थोड़ा सा प्रिडिक्ट करिए, थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए और उस तरीके से आप अपना
जब भी जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको एनकैश करिए। तो ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने कि अपने आप को किस तरह से आप बात कर रहे हो इसकी प्रिपरेशन आप पहले ही कर लीजिए। सर ये सामंत काफी देर से बिहार से जुड़े हमारे साथ, इनका सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और ये काफी देर से ये सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड के बारे में, एमएनसी के बारे में जानना चाह रहे हैं। उन्होंने इसके पहले एक और सवाल पूछा था, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। वो ये है कि सिविल इंजीनियरिंग किया हूं तो आईटी सेक्टर में कैसे जा सकते हैं। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया है और अभी इनको ऐसा समझ आ रहा है कि आईटी सेक्टर में कैसे जा सकते हैं। या फिर इनका एक और सवाल है कि एलएनटी कंपनी कैसी है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, एलएनटी में जाना है तो कैसे जाना है। इसके बाद इसके आप क्वेरी सॉल्व कर दीजिए। एल&टी कंस्ट्रक्शन एक बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है। एल&टी कंस्ट्रक्शन में अगर अभी तो देखिए जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं कोविड के कारण उनमें डाउनफॉल चल रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी उस लेवल पे नहीं चल रहे हैं जैसे पहले चल रहे थे कोविड के। तो कंस्ट्रक्शन जो सेगमेंट है हमारा रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वो बहुत बुरी तरीके से हिट तो हुआ है। 50% डाउनफॉल है, 50% बहुत बड़ा डाउनफॉल होता है। तो सिविल के बच्चे क्या कर सकते हैं, सिविल के बच्चे अगर जो सॉफ्टवेयर्स हैं सिविल के, क्योंकि क्या होता है जैसे कोई सिविल इंजीनियर है तो सिविल इंजीनियर का कंस्ट्रक्शन कंपनीज में क्या रोल है। सिविल इंजीनियर का रोल एक्चुअल में डिजाइन होता है आपका। अगर उसको सारे सिविल के बेसिक जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जैसे स्टैट प्रो है, रैबिट है, अगर इन सब पे उसका अच्छा कमांड है और वो पूरा एक प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकता है, उसका लोड कैलकुलेशन कर सकता है। जैसे रैबिट हो गया, ये लोड कैलकुलेशन का बेसिक सॉफ्टवेयर है सिविल में। आपका ऑटो कैड है, ऑटो कैड में आपका 3D इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर ये सब आपको आता है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं तो सिविल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के जो कंपनीज हैं वहां पे आप अपना अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ, क्योंकि हाँ कंस्ट्रक्शन में थोड़ा डाउनफॉल है जॉब ओपनिंग्स का। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको सिविल का नॉलेज बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन फील्ड का नॉलेज बहुत अच्छा है, आप थोड़ा सा उन लोगों के साथ जो अभी कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं जो जुड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेमैन ठेकेदार हैं जो काम करते हैं, उनको बड़ा बड़ा काम मिल जाता है। वो कई बार नगर निगम और पीडब्ल्यूडी से भी काम उठा लेते हैं, उनके पास कोई इतना अच्छे कुशल इंजीनियर भी नहीं है लेकिन उनको काम मिल जा रहा है। आप ऐसे लोगों को पकड़ो और उनको बोलो मैं आपको हेल्प करता हूँ, आपका 3D मॉडलिंग में बना के देता हूँ आपको करके। वो बंदा भी खुश हो जाएगा कि अरे मेरा 3D मॉडलिंग स्ट्रक्चर बना के दे रहा है, मैं कस्टमर को दिखाऊंगा, मेरा कस्टमर भी खुश हो जाएगा। तो ठीक है, सिविल में अभी थोड़ा हायरिंग थोड़ा सा कम है लेकिन अभी आएगी हायरिंग सिविल में भी, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। और ये जो सॉफ्टवेयर्स मैंने बोले इसका प्रिपरेशन कर लीजिए, इसमें कम से कम एक तो सीख ही लीजिए। अगर आप 3D आर्किटेक्चर सीख रहे हैं या फिर रैबिट सीख रहे हैं, ये तो सीख ही लीजिए सिविल में अगर आप हैं तो, ताकि जब अपने को इसमें ओपनिंग्स आए, एल&टी कंस्ट्रक्शन में भी मिल रही ओपनिंग तो उसमें जाइए, उसमें घुसिए, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। गामॉन इंडिया है, गैनन एंड डंकर्ली है, कुछ लोकल लेवल पे बहुत अच्छी कंपनीज है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे डीबी प्रोजेक्ट है, एबीआर आर्किटेक्चर है। तो जहां भी आपको चांस मिलता है आप करिए। और अगर सिविल में आप अपना खुद का काम कर सकते हैं तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है। अपनी एक प्रोपराइटर फर्म डालिए, आप जहां रहते हैं वहां के नगर निगम से थोड़ा कांटेक्ट करिए, वहां पे प्रोपराइटरशिप का ले लीजिए, आपका गुमास्ता नंबर रहता है वो, और उसको लेने के बाद उसको थोड़ा रजिस्टर करिए और देखिए आपको कुछ छोटे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं क्या। क्योंकि ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हर जगह हर स्टेट में बहुत सारे आ रहे हैं, नाली बनाना है, सड़क का रिपेयर करना है, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर इसमें आपको कुछ काम मिल जा रहा है तो ये आपके रियल फील्ड से रिलेटेड काम है और आप आगे चल के खुद की कंपनी बन जाएंगे। तो इस पे भी आप फोकस करिए। सर यूजुअली क्या होता है कि कैंडिडेट्स का सबसे बड़ा फेलियर होता है कि वो एचआर के सामने परफॉर्म नहीं कर पाते। एचआर के सामने वो इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाते, जो मुझे लगता है क्योंकि उनको क्लियर ही नहीं होता है कि एचआर उनसे चाहता क्या है, एचआर उनमें कौन सी आइडेंटिटी ढूंढ रहा है। तो एचआर के परसेप्शन के को देखते हुए अपने आप को एचआर के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये नया कैंडिडेट कैसे कर सकता है। अगर कोई ऑलरेडी 20-25 इंटरव्यू दिया हुआ है तो वो एक्सपीरियंस हो जाता है, मगर नया कैंडिडेट कैसे कर सकता है। देखिए दो तरीके की पर्सनालिटीज होती हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अगर स्टूडेंट सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है कि अगर वो सिर्फ इसी चीज पर सोच रहा है कि मैं कैसा परफॉर्म करूंगा एचआर के सामने, मैं कैसे बिहेव करूंगा, कैसे रिएक्ट करूंगा, तो मेरे ख्याल से उसको काफी मुश्किलें आ सकती हैं।
लेकिन अगर कैंडिडेट इस डायरेक्शन में देख रहा है कि एचआर को क्या देखना है, एचआर क्या सर्च आउट कर रहा है, एचआर मेरे में या एचआर क्या स्किल सेट ढूंढने आया है, अगर वो इस पर्सपेक्टिव से देखेगा और अपना एक नजरिया चेंज करेगा कि मेरे को ना वो जो एचआर आया है इतनी दूर से आया है या मैं उसके पास गया हूँ, तो मेरे को उस एचआर की हेल्प करनी है और मेरे को ये बताना है कि मैं राइट कैंडिडेट हूँ और वो मेरे को ही ढूंढने आया है, ये माइंडसेट लेके जाओ एचआर के सामने, तो आपका एक थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेवियर भी आएगा। देखिए प्रिपरेशन जो है वो सब कुछ है, अगर आप प्रिपरेशन करके जा रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे एचआर के सामने। मैंने पहले भी बोला फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ रहा है एचआर के सामने तो एचआर फर्स्ट इंप्रेशन में ही डिसाइड कर लेगा कि उसको आपको रखना है कि नहीं रखना है। लगभग सारे इंटरव्यू में हमारे देश के पहला क्वेश्चन होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आप पहले क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करिए, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में एचआर क्या सुनना चाह रहा है मुझसे। अभी इसको एक एग्जांपल पकड़ के चल रहे हैं, तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में अगर आप चालू कर देते हैं कि सर माय नेम इज चंदन कुमार एंड आई एम परसुइंग माय बीटेक फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम दिस कॉलेज and my father is working in this particular department, my mother is housewife, my elder brother is working with this company, my younger brother or younger sister is in this class। अगर आप ये सब चालू करते हैं तो वो एचआर का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में, क्योंकि वो एचआर जो आपको देख रहा है वो एक्चुअल में आपको एक फ्यूचर एम्प्लॉय की तरह देखना चाह रहा है, और जब वो फ्यूचर एम्प्लॉय की तरह देखना चाह रहा है तो एक्चुअल में वो आपके स्किल सेट देखना चाह रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि आप, क्योंकि वो आपका रिज्यूम देख चुका है, उसको आपका नाम भी पता है, उसको ये भी पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप सिविल इंजीनियर कर रहे हो कि बीएससी कर रहे हो कि बीबीए कर रहे हो या आप एमबीए ग्रेजुएट हो या फिर आप पॉलिटेक्निक हो। वो एचआर को पता है, क्योंकि वो आपको अपने सामने बैठाने से पहले आपका रिज्यूम थॉरोली स्टडी कर चुका है। उसको पता है कि आप किस स्कूल से पास हो, आपने अगर अपना परसेंटेज लिखा हुआ तो परसेंटेज भी उसको पता है, तो इसलिए उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। आप फोकस करिए उस स्किल सेट पे, सीधे आइए अपने इंट्रोडक्शन में टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में जो एचआर को चाहिए, और उसके लिए आप एक काम ये कर लीजिए, देखिए कि वो कंपनी किस सेगमेंट की है। अगर वो कंपनी मान लीजिए मार्केटिंग फील्ड की है, तो मार्केटिंग फील्ड में उस एचआर को उस पर्टिकुलर रोल में क्या स्किल सेट चाहिए, उसको 100% कम्युनिकेशन तो चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल चाहिए। अगर कोई बच्चा डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा एचआर के लिए। तो ये देख लीजिए कि उसको क्या स्किल चाहिए और अपने इंट्रोडक्शन में वो सारी स्किल को इलॉबरेट कर दीजिए। उसको बताइए थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, और फिर उसको अपनी स्किल सेट बताना शुरू करिए कि सर एज वी नो दैट इन प्रेजेंट सिनेरियो द कम्युनिकेशन स्किल इज वन वेरी वाइटल स्किल एंड आई हैव वर्क वेरी हार्ड इन दिस पर्टिकुलर स्किल। या फिर अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो आप बोलिए सर टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ सिनेरियो इन कंस्ट्रक्शन कंपनी I have trained myself in Revit or in StatPro or in 3D architecture so that I can excel in your company and I can contribute in the growth of your company। तो आपका जो फोकस होना चाहिए आपके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में, वो पूरा फोकस आपका स्किल को एनहांस शोकेस करने पे होना चाहिए, और वो भी रिलेवेंट स्किल, इररिलेवेंट स्किल नहीं। पता ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी जो है वो आई है मार्केटिंग वाली और आप अपनी सॉफ्टवेयर स्किल्स बता रहे हैं, तो बेटर है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर में जाने का प्लान है तो मार्केटिंग कंपनी में आप मत बैठिए, क्योंकि वो एचआर का भी टाइम वेस्ट है और आपका भी टाइम वेस्ट है। तो आप उसी कंपनी पे फोकस करिए जहां पे आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, और आपका जो इंट्रोडक्शन है वो उसी हिसाब से ही डिजाइन करिए। तो आपका इंट्रोडक्शन फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वहां पे अपने स्किल सेट बताइए। सेकंड नंबर पे आप एचआर को बताइए कि आपने अभी तक अचीव किया है, आपके अचीवमेंट्स बताइए एचआर को अभी तक के। आपने कहीं पे फर्स्ट रैंक लाया था, किसी कंपटीशन में आप जीते थे, कोई आपने प्रोग्राम डिजाइन किया था, कोई इवेंट डिजाइन किया था, कहीं पिकनिक लेके गए थे अपने क्लास वालों को, कोई आपने टेक फेस्ट करवाया था, ये सारे आपके अचीवमेंट्स हैं। अपने अचीवमेंट्स बताइए, आपके गोल बताइए लाइफ के, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में एचआर यही जानना चाहता है कि आपका करियर, आपका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपके अभी तक के अचीवमेंट्स क्या है, आपके अंदर क्या स्किल सेट है। तो अपना टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ को थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर लीजिए, और ये सारी चीजें जब आप प्रेजेंट करेंगे एचआर के सामने तो वो इम्प्रेस होगा, अगर रिलेटिव स्किल सेट और रिलेटिव चीजें अगर समझ में आई। अगर आपने बोला मेरी हॉबी जो है वो तो ड्राइविंग है, लिसनिंग म्यूजिक है, अरे उससे उसको क्या करना, उसको
आपको कंपनी में बैठाल के गाने नहीं सुनाने हैं, ओके। तो उसको कंपनी में बैठाल के जो काम करवाना है उस पर फोकस करिए, इन सब चीज़ों पर फोकस मत करिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही यूनिक जानकारी दी आज हमें कि कभी भी आपको पूछा जाए कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन से अपना और एचआर का समय खराब मत करिए। एक चीज को और ध्यान रखें, वो काम जो शुरुआत में बहुत आसान लगते हैं या बहुत आसान होते हैं, जैसे जो बहुत सारे फ्रेशर बच्चे हैं वो बोलते हैं कि मेरे को ऑफिस जॉब चाहिए, मेरे को फील्ड जॉब नहीं चाहिए, मेरे को ये जॉब नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मेरे को तो पहले दिन से ही ऑफिस जॉब चाहिए। तो जो आराम की तरफ अपने शुरुआती करियर में देखते हैं वो आगे चल के बहुत स्ट्रगल करते हैं। जो शुरुआती करियर में मेहनत कर लेते हैं, हार्ड वर्किंग कर लेते हैं, वो आगे चल के उनका लाइफ बहुत अच्छा होता है। आज आप लोग फ्रेशर हैं, लेकिन आने वाले 5 साल, 6 साल, 8 साल बाद जो सीन होगा वो थोड़ा अलग होगा। तो आप आज जो भी डिसाइड करें वो थोड़ा अपने आने वाले 10 साल को देख के डिसाइड करें। इसका एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे एक बच्चा आज पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा है तो वो या तो 22 से 24 ईयर के बीच में है। पोस्ट ग्रेजुएट वो हुआ 22-24 के बीच में, उसके उसके ऊपर सिर्फ उसकी खुद की लायबिलिटी है, अभी उसका कोई परिवार बना नहीं है, बच्चे हैं नहीं। लेकिन आने वाले 5 साल 6 साल में डाउन द लाइन उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो आज अगर वो अपना आराम देखेगा कि मुझे आराम का जॉब मिल जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत ना पड़े, भले 2 रुपए कम मिले लेकिन आराम का काम मिले, तो वो थोड़ा सा प्लान करे अपने लॉन्ग लाइफ में भी कि आगे चल के क्या होने वाला है। बहुत सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं कि मैं तो मेरा स्टेट छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं मेरा शहर छोड़ के नहीं जाऊंगा। जैसे मैं भिलाई को रिप्रेजेंट करता हूँ, भिलाई के बहुत सारे बच्चे हैं जो भिलाई छोड़ के ही नहीं जाना चाहते। तो ये बच्चे भी थोड़ा ध्यान रखें कि आप अगर भिलाई छोड़ के आज जाना नहीं चाहते हो तो हो सकता है 5-6 साल बाद, 8 साल बाद आपको रिग्रेट करना पड़े, यार मेरे को अगर बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हमारे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसमें 27 लाख कंपनी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 14.5 लाख कंपनीज एक्टिव हैं। तो आपको एक और जानकारी मैं दे दूं, 14.5 लाख कंपनीज में लगभग 50% कंपनीज जो है वो महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता, ये 3 राज्य कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं, वेस्ट बंगाल, कोलकाता नहीं वेस्ट बंगाल, कि किस तरीके से कहाँ पे कौन से स्टेट में ज्यादा कंपनीज हैं और कहाँ पे ज्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आराम घर के पास रहना और आराम के चक्कर में अपन अपना लॉन्ग टर्म करियर के साथ खिलवाड़ कर ले। तो इस पैरामीटर को भी थोड़ा ध्यान में रखना, और आज की डेट में जो भी अपन डिसाइड करते हैं ना उसको थोड़ा 10 साल 20 साल आगे के बारे में सोच के डिसाइड करें कि आगे अपन किस तरीके से उस पर्टिकुलर काम को कर रहे होंगे। यस लक्ष्य, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर की बात में मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर मान के चलो आपको कहीं पे जॉब मिल जाती है, तो मेरा जो अनुभव रहा फ्रेशर्स को हायर करने का, और अब मेरा माइंडसेट ये बन चुका है कि अब मैं फ्रेशर्स को एंटरटेन नहीं करूंगा, कम से कम 2-3 साल एक्सपीरियंस लोगों को ही जॉब पे रखूंगा। कि एक तो मेहनत मैं ही करता हूँ, ट्रेनिंग मैं ही देता हूँ, ऊपर से नखरे भी झेलो। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादातर कंपनीज के एचआर का भी यही माइंडसेट होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है जो ज्यादातर एमएनसीज में किया जाता है, ग्रुप डिस्कशन, जीडी जिसको बोलते हैं, जीडी राउंड। तो क्या ये सिलेक्शन के लिए होता है या रिजेक्शन के लिए होता है? ये मैंने आपसे सीखा है कि इंटरव्यू इज नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस, इट इज अ रिजेक्शन प्रोसेस। जब मैं ये चीज को समझ गया तो ये आपका ये बोला हुआ है कि इंटरव्यू प्रोसेस में जितनी भी चीजें होती है, रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है, जीडी होता है, ये सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है, रिजेक्शन प्रोसेस होता है। और जब मैं इस चीज को सीख गया तो मेरे लिए किसी भी जॉब में वो जॉब को हासिल करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो मैं चाहूंगा कि पर्सनली आप किसी पॉइंट को इलेबरेट करिए, और ग्रुप डिस्कशन या कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट या रिटर्न टेस्ट या टेक्निकल राउंड, ये सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता, ये रिजेक्शन प्रोसेस होता है। ये आप हमारे दर्शकों को समझा दीजिए तो दैट उनके भी स्ट्रगल का बहुत सारा समय बच जाएगा। देखिए मैं स्टार्टिंग में बताया करता था कि इंटरव्यू जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, रिजेक्शन प्रोसेस है। आपके 100 सही जवाब आपको सेलेक्ट नहीं कराते, आपका एक गलत जवाब आपको रिजेक्ट करा देता है। आपको फोकस करना है कि आपको गलत जवाब नहीं देने हैं। इसके साथ साथ क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस रिजेक्शन प्रोसेस है, तो वो कैंडिडेट जो अपने आप को रिजेक्ट होने से बचा लेते हैं आखिरी तक, वो अल्टीमेटली सेलेक्ट हो जाते हैं। तो अगर ये भी आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप कम से कम
100% मेहनत करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन की। और जब आप 100% मेहनत करेंगे और आप ये फोकस करके चलेंगे कि मुझे एक भी क्वेश्चन का जवाब गलत नहीं देना है, तो जब एक भी क्वेश्चन का जवाब गलत नहीं देना है तो अल्टीमेटली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए, एक नेगेटिव स्टेटमेंट आपको बाहर कर देगा इंटरव्यू से, और वो अपने कोशिश यही करना है कि पूरे इंटरव्यू के टाइम पे एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट अपन ना दें, एक भी क्वेश्चन का ऐसा गलत जवाब ना दें, या ऐसा ना बोले कि मुझे नहीं आता है। कोशिश करें कि अपने को सब आता होना चाहिए, आना होना चाहिए। अब आते हैं ग्रुप डिस्कशन राउंड पे। देखिए, जहाँ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं और जिन कंपनीज में टीम वर्क का बहुत ज्यादा काम होता है, वो कंपनीज 99% ग्रुप डिस्कशन कराती है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन से हमें जो चीजें पता चलती है वो दूसरे राउंड से पता नहीं चलती। ग्रुप डिस्कशन में हमें पता चलता है कि ये कैंडिडेट ग्रुप में कैसे बिहेव कर रहा है। ग्रुप में अगर ये बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, लोगों को प्रॉपर्ली समझा पा रहा है अपनी बातें, लोगों को अपनी बातें मनवा के अपने साथ कर पा रहा है, तो ये बहुत अच्छा टीम प्लेयर है और ऐसे बंदे चाहिए हमें। तो जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो आप कोशिश करिए ग्रुप डिस्कशन को क्लियर करने के लिए। लगभग 10 मिनट का ग्रुप डिस्कशन होता है, कुछ कंपनीज प्लस 5 मिनट और बढ़ा सकता है, 15 मिनट का कर देगी। इससे ज्यादा का ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है। तो आप कोशिश करिए कि ग्रुप डिस्कशन में आप कम से कम 4 से 5 एंट्रीज लीजिए। आप कोशिश करिए कि ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत आप ही करें। तो ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत अगर आपको करना है तो शुरुआती 4-5 लाइनें आप अपनी तैयार कर लीजिए। अगर आपने 4-5 लाइनें अपनी तैयार कर ली, कोई भी ग्रुप डिस्कशन है, मेरे को ये 4-5 लाइन बोलनी है कि थैंक यू सर फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, द टॉपिक यू हैव गिवन इज गुड, और फिर टॉपिक बोलिए और फिर टॉपिक को थोड़ा डिसेक्ट कर लीजिए। द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक इज दिस 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 दिस। इतना बोलने में ही आप देखेंगे आप कम से कम 1 से 1.5 मिनट आपने इतना बोलने में कंज्यूम कर लिया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू उस ग्रुप डिस्कशन को, टॉपिक को डिसेक्ट करके बताने में कंज्यूम कर लिया। इतना अगर आप शुरुआत में एफर्ट लगाते हैं तो जो बंदे ने ओपन किया ग्रुप डिस्कशन, उसके सिलेक्शन के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपको करना यह है कि 4 से 5 अच्छी एंट्रीज लेनी है बीच में, और कहीं पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो तुरंत एंट्री लेके कंफ्यूजन दूर करना है, लोगों को अपने पॉइंट पे कन्विंस करके अपने साथ लेना है। और अगर आपने इतना कर लिया तो ग्रुप डिस्कशन तो आपका 100% निकल जाएगा। तो इस पे आप फोकस रखिए। ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा टूल है इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल को जज करने का, टीम स्किल को जज करने का। बहुत सारे बच्चे घबराते हैं ग्रुप डिस्कशन से, घबराइए मत, प्रिपेयर करिए। प्रिपेयर कर लेंगे, शुरू के 3-4 लाइन अच्छे से रट लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए कि ये तो बोलना ही है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ग्रुप डिस्कशन आसानी से निकलेगा। अलग अलग कंपनी का अलग अलग तरीका होता है ग्रुप डिस्कशन। जैसे कोई अगर सेल्स एंड मार्केटिंग वाली कंपनी है, वो देखेगी थोड़ा सा सेंसिटिव और थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप का बंदा हमें चाहिए जो सेल्स को बूस्ट कर सके। तो वहां थोड़ी सी आपकी आवाज भी रेस हो रही है, थोड़ा सा अगर आप थोड़ा दिखा रहे हैं कि नहीं मैं नेवर गिव अप वाला बच्चा कैंडिडेट हूँ, कंपनी आपको पसंद करेगी। हाँ, नेवर गिव अप वाला चाहिए, भिड़ा हुआ है बच्चा, लास्ट तक भिड़ा हुआ है। लेकिन वहीं पे जो सेंसिटिव कंपनी है, सर्विस सेगमेंट की कंपनी है, वो आपका एग्रेसिव नेचर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर सर्विस सेगमेंट की कंपनी है तो आपको बहुत पोलाइट, बहुत काम, ये अपने आप को शो करना है, और तब वहां पे आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन जो अल्टीमेट मंत्र है ग्रुप डिस्कशन का वो यही है कि आपको वो 10 से 15 मिनट में मैक्सिमम एंट्रीज लेनी है, लोगों को अपनी बात मनवानी है। जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। नॉनसेंस मत बोलिए, बस काम की चीजें बोलिए। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन अब मेरे खत्म हो रहे हैं, सर आपसे लास्ट वर्ड हम सुनना चाहेंगे कि आप लास्ट में जो हमारे कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, ये लोग अपने करियर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किन कोर चीजों को इनको फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, मेरे कुछ बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट्स रहे हैं, जिसमें लक्षेंद्र भी है, मुन्ना है, दुर्गा दास है, और भी कुछ ऐसे बच्चे रहे हैं जो कि जिन्होंने मेरे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। और जब ये लोग कॉलेज लाइफ में थे तब इन्होंने बहुत अच्छा, इन लोगों का जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल अलग था दूसरे बच्चों से। इन लोगों के अंदर एक अलग से एक एंटरप्रेन्योर बनने की एक ललक थी, क्षमता थी, और वो आज की डेट में ये सब के सब खुद की कंपनी के मालिक हैं, खुद अपनी कंपनी चला रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2016 में जब मैंने घर बनाना शुरू किया तो मैं थोड़ा सा परेशान था कि मैं किस सिविल इंजीनियर को हायर करूं। तो उस टाइम मुन्ना जो अभी जुड़े हुए हैं, इन्होंने मेरे पूरे घर के इंजीनियर यही हैं, मतलब मेरे स्टूडेंट भी रहे और उन्होंने पूरा मेरे घर के इंजीनियर भी यही रहे, इन्होंने ही पूरा प्लान किया उसको। ऐसे ही मेरे एक और स्टूडेंट हैं जिनका
खुद की कंपनी है, एलईडी बल्ब बनाते हैं, सीएफएल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। उन्होंने पूरे मेरे घर में इलेक्ट्रॉनिक का पूरा उन्होंने सप्लाई कर डाला मेरे बच्चों ने। तो ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट रहता है एक एक टीचर के लिए, एक ट्रेनर के लिए, एक मेंटर के लिए, जब उनके खुद के स्टूडेंट्स कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हमारा भी सीना सर जो है वो ऊंचा हो जाता है गर्व से। तो ये ऐसे अच्छा, ये बच्चों का जो शुरुआती दौर है ना, इसी में ये दिख जाते हैं कि ये अलग करेंगे, कुछ इनके अंदर कुछ अलग करने की ललक है, कुछ अलग अलग करने की चाह है। तो आप सब लोगों से भी कहूंगा मैं कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी लर्निंग की आए सामने, उसको एनकैश करो, उसको मत जाने दो। क्योंकि लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो आप छोड़ रहे हैं वो एक्चुअल में आप अपने भविष्य में बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। वो गड्ढा भविष्य में ना खोदे, इसके लिए जब भी कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी आए उसको एनकैश करिए, उसको पकड़िए और जितना सीख सकते हैं सीखिए। भगवान ने हमें जो लाइफ दी है वो एवरेज लाइफ 80 ईयर्स का मान के चलिए, और ये 80 ईयर्स आपको लर्न करने के लिए दिया है भगवान ने। आप सीखो, आने वाली जनरेशन को पास करो और आप चले जाओ, फिर आने वाली जनरेशन में फिर कभी आओ, फिर सीखो, फिर आगे पास करो। ऐसे ही ह्यूमन इवॉल्व हुआ, ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ, ऐसे ही हम जंगलों से बाहर निकले और अब शहरों में रह रहे हैं। और अभी भी ये लर्निंग और जो आगे पास करने की जो हैबिट है और जो प्रोसेस है जो भगवान ने दी हमें, ये अभी भी कंटिन्यू है। तो आप लोग भी रहे इस पे, और ये लर्निंग प्रोसेस को आप अपने अभी, क्योंकि आपका जो समय चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों का, तो लर्निंग को चालू रखिए, लर्निंग कभी खत्म मत करिए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो कितने भी साल का हो जाए उसको लर्न करना ही है, अगर लर्न नहीं करेगा तो बाहर हो जाएगा इंडस्ट्री से। ऐसे ही कोई भी बंदा जो प्राइवेट सेक्टर में है, अगर वो लर्न नहीं कर रहा है तो वो बाहर हो जाएगा। तो ये जितनी भी स्किल मैंने बोली उसमें सबसे बड़ी स्किल तो आपकी लर्निंग स्किल है, सीखते रहो कंटिन्यूअसली। ठीक है, सो यही मेरे लास्ट वर्ड थे सबको कि लर्निंग चालू रखिए और सीखिए, जो जितना सीख सकते हैं सीखिए इस वर्ल्ड में। कंस्ट्रक्टिव चीजें जो आपके लाइफ में काम आए, आपके प्रोग्रेस में काम आए। ओके लक्षेंद्र, सो थैंक यू, ये अपॉर्चुनिटी आपने दी मेरे को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और हम लोग ग्रेटफुल हैं आपका ये सेशन अटेंड करके, और मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन।